पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, जैसा कि वर्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि पेरिफेरी की जो आर्टरीज हैं उनकी कोई ना कोई डिजीज है हमारे पास। पेरिफेरल का मतलब है कि वो कोई सेंट्रल नहीं है, वो कोरोनरी आर्टरी नहीं है, बल्कि पेरिफेरल दूसरी आर्टरीज हैं जो पेरिफेरी में एक्सट्रीमीज में प्रेजेंट होती हैं। इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं कि पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज होती है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होती है, एथेरियोस्क्लेरोसिस, उससे वो स्पेशली किनकी, पेरिफेरल आर्टरीज की जो कि नॉन कोरोनरी हैं, जो कि एक्सटेंड करती हैं इन लोअर एक्सट्रीमिटी। अब लोअर एक्सट्रीमिटी की कौन कौन सी आर्टरीज हैं हमारे पास, इलियक है, फेमरल है, पोप्लिटियल है और टिबियल आर्टरीज हैं, ठीक है। अब इन आर्टरीज के अलावा बी आर्टरीज हो सकती हैं, ये तो लेग की आर्टरीज है ना, इसके अलावा हो सकती है हमारे पास रीनल बी हो सकती है, एओर्टा, कैरोटिड और मेसेंट्रिक, बट रेयरली ये होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज में, ठीक है। अच्छा, अब इन आर्टरीज की जब हो गई डिजीज तो उसमें क्या क्या हो सकता है, क्लॉडिकेशन हो सकती है, इस्केमिक पेन और गैंग्रीन, हम तीनों को बारी बारी आगे डिस्कस करेंगे। अगली चीज है पैथोफिजियोलॉजी। हमारे पास एथेरियोस्क्लेरोसिस होती है। एथेरियोस्क्लेरोसिस क्या है कि ये हमारे पास कोई आर्टरी जा रही है तो उसमें क्या होगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे लिपिड डिपॉजिट होना होगा और आर्टरीज आहिस्ता आहिस्ता क्लोज होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। कह रहा है लिपिड डिपोजिशन एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जब इन्फ्लेमेशन होती है देन आहिस्ता आहिस्ता ड्यूरिंग ईयरली प्रोसेस यहाँ पे लिपिड डिपॉजिट हो जाता है जो कि नैरोइंग ऑफ आर्टरीज का कॉज करता है। ये देखिए आर्टरी नैरो हो गई, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया, अगर ब्लड जा रहा है तो आगे कम ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और अल्टीमेटली इस्कीमिया हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बारी बारी देखेंगे ये जो हमने तीन चीजें पढ़ी थी। सबसे पहले क्लॉडिकेशन। क्लॉडिकेशन इज इक्वल टू स्टेबल एंजाइना। पहले पढ़ लें, कह रहा है ब्लड फ्लो, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू एक्सरसाइजिंग मसल, मसल पेन ऑन वॉकिंग, लोअर एक्सट्रीमिटी मसल कॉमनली अफेक्टेड कार्बन। अच्छा, कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये सपोज आर्टरी जा रही है, इसकी हुई एक्लूजन, ठीक है, स्क्लेरोसिस की वजह से ब्लड फ्लो कम हो गया। अगले जो मसल हैं, ये वाला काफ मसल है, जब ये एक्सरसाइज करेगा चलेगा तो इसको ब्लड सप्लाई की जरूरत होगी ज्यादा। अब पीछे से तो एक्लूजन हुई पड़ी है तो भाई ब्लड आएगा, ऑफ कोर्स नहीं आएगा। जब ब्लड नहीं आएगा तो पेशेंट को क्या होगा, पेन फील होगी ड्यूरिंग एक्सरसाइज और ड्यूरिंग वॉकिंग। लोअर एक्सट्रीमिटी मसल कॉमनली अफेक्टेड काफ और फीट, मोस्टली हमारे पास काफ के मसल अफेक्ट होते हैं और फीट के मसल इन्वॉल्व होते हैं मोस्ट कॉमनली। कम रेयर केसेस में या कम केसेस में थाई के मसल, अदर मसल भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हम पढ़ के आ चुके हैं। अगर इलियक एक्लूड होगी तो ऑफ कोर्स ये वाले मसल होंगे, बट मोस्ट कॉमनली काफ के और जो हैं फुट के मसल वो इन्वॉल्व होंगे। अगली चीज है इस्केमिक रेस्ट पेन। इसका मतलब है पेन है और इस्कीमिया की वजह से है बट ड्यूरिंग रेस्ट है। ये था ड्यूरिंग एक्सरसाइज विच इज इक्वल टू स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना कि पेशेंट को अगर हार्ट का मसला हुआ है और वो जब वो काम करता है, सीढ़ियां चढ़ता है, कोई काम करता है, तब उसको चेस्ट पेन होती है, तो इसके इक्विवेलेंट ये था, मतलब ड्यूरिंग एक्सरसाइज, बट ये रेस्ट पेन है, विदाउट एक्सरसाइज है। सिम्टम प्रेजेंट एट रेस्ट, वर्सन बाय एलिवेशन एंड रिलीव्ड बाय स्टैंडिंग। अच्छा, ये कह रहा है कि सिम्टम वर्स होती हैं एलिवेशन से। जब इस पांव को मैं ऊपर करूंगा, सपोज यहां पे एक्लूजन हुई पड़ी है, तो अगर इस पांव को ऊपर करूंगा, ठीक है, तो ग्रेविटी की वजह से वैसे तो नॉर्मली ब्लड फ्लो ज्यादा आ रहा था इन मसल को, है ना। जैसे मैंने ऊपर किया, ग्रेविटी की वजह से ब्लड फ्लो वापस ब्लड इधर जाना शुरू हो गया, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे पेन वर्स हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और रिलीव्ड बाय स्टैंडिंग और हैंगिंग। जैसे बंदा खड़ा होगा तो ब्लड सारा नीचे आ जाएगा, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से, और इन मसल को ब्लड सप्लाई कंपनसेट हो जाएगी और उसकी पेन कम हो जाएगी। ये है इस्केमिक रेस्ट पेन। अगली तीसरी चीज है एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया। अगर तो एथेरियोस्क्लेरोटिक प्लैक हो गया है रप्चर, जैसे ये हमारे पास प्लैक है ना, ये वाला, तो ये यहां से निकल गया भाई, यहां पे आ गया, ठीक है, इसका थ्रोम्बस बन गया। अब ये थ्रोम्बस चल के अगर आर्टरी को फुल अक्लूड कर देगा थ्रोम्बस, तो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करवा देगा और अगला लिम्ब है वो इस्केमिक हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी। पैथोफिजियोलॉजी हमने पढ़ ली। अब हम देखते हैं रिस्क फैक्टर, किन पेशेंट में इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। सबसे पहला एज, जितनी उम्र ज्यादा होगी, क्योंकि मैंने बताया है कि जो स्क्लेरोसिस का प्रोसेस है इट डिपेंड्स अपॉन ईयर्स एंड ईयर्स एज वेल एज डेकेड्स। तो क्या होगा कि जितनी एज ज्यादा होगी उतने चांसेस ज्यादा होंगे। दूसरे नंबर पे स्मोकिंग,
ये स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। जो जो बंदा स्मोकर है, क्रॉनिक स्मोकर, ये नहीं कि एक दिन सिगरेट पी, जो 10-20 साल से सिगरेट पी रहा है, तो हमने यहाँ पे देखा है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है ये भी कॉज है इसकी। अब सिगरेट में जो चीजें होती हैं, जो धुआं होता है वो होता है इन्फ्लेमेटरी, वो यहाँ पे आके इन्फ्लेमेशन करता है, सर्कुलोसिस होती है और अल्टीमेटली पेशेंट की उसको डिजीज डेवलप हो जाती है। यही सबसे नंबर 1 कॉज जो है डेथ की इन पाकिस्तान, वो है हमारे पास हार्ट के पेशेंट, हार्ट अटैक, एमआई की सबसे बड़ी रीजन स्मोकिंग है। अगर आप वार्ड में जाएंगे तो हर दूसरा पेशेंट जो है वो स्मोकर है, ठीक है, दिल वाले वार्ड में। अगली है हाइपरटेंशन भी रिस्क फैक्टर है क्योंकि ये स्क्लेरोसिस को तेज करेगा। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ठीक है, जितना कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा वो भी इफेक्ट करेगा। डायबिटीज मेलाइटिस, अगर पेशेंट डायबिटिक है तब, या फैमिली हिस्ट्री हो उसकी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस डिजीज की, उसके दादा को, उसके वालिद को, वालदा को, किसी को मसला हो। अगली चीज है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कैसे करेगा, ये डिपेंड करता है उसकी सिवियरिटी पे। अगर तो फुल क्लियर है तो इस तरह करेगा, इस तरह अगर सबसे कम है तो क्लॉडिकेशन के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है क्रॉनिक सिम्टोमेटिक अगर होगा पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, मतलब उसको महीनों से आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, तो क्लॉडिकेशन होगी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अब क्लॉडिकेशन में क्या होगा, पेशेंट प्रेजेंट करेगा कि मुझे सीवियर क्रैम्पिंग पेन होती है, किसमें, लेग में और फीट में मोस्टली, ठीक है, काफ मसल में और फुट में उसको पेन होती है, किस तरह की क्रैम्पिंग पेन है, ठीक है, और ये सीवियर होगी, उसकी एक्टिविटीज को रोक देगी। दूसरे नंबर पे डिस्टल पल्स जो है, फिजिकल एग्जामिनेशन पे जब आप पल्स यहाँ पे लेंगे तो वो नहीं आएगी, कम आएगी, क्यों, क्योंकि आर्टरी तो क्लूड हो चुकी है, तो आगे पल्स कहाँ जाएगी। अगला है ऑस्कल्टेटरी ब्रोइड्स। जब आप ऑस्कल्टेशन करेंगे स्टेथोस्कोप की मदद से, यहाँ पे जहाँ पे स्क्लेरोसिस होगी वहां पे लगाएंगे तो ब्लड फ्लो यहाँ से ऐसे टर्बुलेंट होगा और आपको आवाज सुनाई देगी, वो होगा ऑस्कल्टेटरी ब्रोइड्स। डिस्टल हेयर लॉस, यहाँ पे आगे जो है, यहाँ पे अगर क्लीन हुई है तो यहाँ के बाल जड़ जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, हेयर लॉस हो जाएगा। और उसके अलावा स्किन होगी कूल क्यों होगी, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं आएगी तो ठंडा हो जाएगा। ड्राई होगी, शाइनी स्किन होगी, थिक होगी, और थिक और ब्रिटल नेल होंगे, जो उसके नाखून होंगे वो ब्रिटल होंगे और थिक होंगे, मोटे होंगे। अगली चीज है क्रॉनिक लिम्फ थ्रेटनिंग इस्कीमिया, इसके साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। ये इसका हॉलमार्क फीचर है इस्कीमिक रेस्ट पेन, ठीक है, इस्कीमिक रेस्ट पेन इसका हॉलमार्क फीचर है किसका, क्रॉनिक लिम्फ थ्रेटनिंग इस्कीमिया का, जिसमें डिस्टल एक्सट्रीमिटी अल्सर होता है। कि ये हमारे पास अगर एक्सट्रीमी है तो यहाँ पे अल्सर होगा, ठीक है, अल्सर जख्म सा होगा, नॉन हीलिंग बाउंड होगा। पेशेंट बताएगा कि 2-3 महीनों से मेरा जख्म नहीं ठीक हो रहा, और वो लेटरल एंकल पे होगा, ये याद रखने वाली चीज है, लेटरल साइड पे होगा, मीडियल साइड पे नहीं होगा। सीवियर क्रैम्पिंग पेन एट रेस्ट, ग्रेविटेशनल, अच्छा सीवियर उसको पेन होगी बेचारे को आराम करते हुए, और उस पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट होगा, जैसे वो टांग नीचे करेगा ब्लड फ्लो ज्यादा हुआ है उसकी पेन रिलीफ हो जाएगी, जैसे ही वो पांव को ऊपर करेगा ब्लड फ्लो कम होगा तो उसको पेन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। अगला है डार्क कलर गैंग्रीनस टिश्यू, यहाँ पे उसका डार्क सा ब्लूइश सा कलर हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि किस तरह का है, गैंग्रीनस टिश्यू बन चुका है। तीसरी प्रेजेंटेशन हो सकती है एक्यूट लिम्ब अस्कीमिया, कि भैया उसका पांव जो है उसका अस्कीमिया डेवलप हो गया है, तो पेशेंट प्रेजेंट करेगा अब्रप्ट ऑनसेट सीवियर डिस्टल लिम्ब पेन, वो बोलेगा मुझे शदीद दर्द हो रही है, मुझे अभी ले जाओ। तो उसको आप जब एग्जामिनेशन करेंगे तो 6 चीजें, 6 पीस आप फाइंड करेंगे, पेन करेंगे, पैलर करेंगे, पैरास्थीसिया करेंगे, पैरास्थीसिया मतलब कोई सेंसेशन उसको फील नहीं होगी, पल्सलेसनेस कि आप उसको पल्स चेक करेंगे तो वो भी नहीं आएगी। अगली है पोइकिलोथाम, यानी उसको जब आप कंपेयर करेंगे दूसरे पाँव से तो वो जगह ठंडी होगी, सही है, क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं है। जब ब्लड फ्लो नहीं होगा किसी चीज में तो वहां पे हमें ठंडक महसूस होगी, पैरालिसिस होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये 6 पीस हैं। अब डायग्नोसिस किस बेस पे बनाएंगे, सबसे पहले क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, पेशेंट प्रेजेंट हुआ, आपने ये सारा काम कर लिया, पेन देख ली, पल्स देख ली, ये सब कुछ कर लिया है ना, ये 6 पीस देख लिए, ग्रेविटेशनल इफेक्ट करवा लिया कि ऊपर करो पाँव दर्द कम हुई, नीचे करके सही, ये सब कुछ जो हम पढ़ के आ चुके हैं ये आपने क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में करवा लिया। अगली चीज है एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, ये है क्या चीज, एंकल का मतलब है कि एंकल पाँव, ब्रेकियल का मतलब है ब्रेकियल आर्टरी जो कि फोर आर्म में आ रही होती है, सही है। अच्छा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेंगे हम बाइलेटरल ब्रेकियल आर्टरी से, ब्रेकियल आर्टरी दोनों तरफ से बाइलेटरल, यहां से भी लेंगे यहां से भी लेंगे, जैसे नॉर्मल बीपी लेते हैं, ठीक है,
उसके बाद आप बाइलेटरल पोस्टीरियर टिबियल और डोर्सल पेडिस आर्टरी का यहां से भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो यहां पे दो आर्टरीज आ रही है ना, एक हमारे पास है टिबियल, पोस्टीरियर टिबियल और डोर्सल पेडिस, इन दोनों यानी सिंपल यहां से आप कफ बांधेंगे और क्या कर लेंगे, ब्लड प्रेशर नोट कर लेंगे सिस्टोलिक। अब जो लेफ्ट एंकल ब्रेकियल इंडेक्स है, लेफ्ट अगर पेशेंट प्रेजेंट हुआ है उसके लेफ्ट लेग में है इस्कीमिया, तो आप लेफ्ट का कैसे मेजर करेंगे, लेफ्ट पोस्टीरियर टिबियल या डोर्सल पेडिस का आपने सिस्टोलिक मेजर कर लिया, ठीक है। और हायर ऑफ लेफ्ट और राइट ब्रेकियल आर्टरी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अब आपने यहां तो लेफ्ट का ही लिया है, बट यहां पे राइट या लेफ्ट ब्रेकियल, जिन दोनों में से जिसका ज्यादा होगा ना हम उसको लेंगे, ठीक है। हाथों में से दोनों में से जिसका ज्यादा होगा और नीचे वाला नॉर्मल जिसका हम चेक कर रहे हैं। अगर तो ये कम आ रहा है इसकी रेशो 0.9 से, तो इसका मतलब है कि उसको पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज है। कम का मतलब है कि ये चीज अगर ज्यादा होगी तो ऑफ कोर्स ये कम होगी तो वैल्यू कम आएगी। ये कम कब होगी, अगर यहां से आर्टरी हमारे पास अक्लूड हो चुकी है स्क्लेरोसिस की वजह से, ठीक है, तो यहां पे ब्लड कम आएगा, यहां पे ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा बट यहां पे कम होगा, है ना, क्योंकि सारा ब्लड तो इसने रोक लिया है, इस वजह से ये कम आएगी रेशो। अगर रेशो 0.9 से 1 है तो नॉर्मल है, अगर 1.3 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि कैल्सिफाइड और इनकम्प्रेसिबल वेसल हो गई है। जब वेसल सख्त हो जाती है तो ऑफ कोर्स ये चीज बढ़ जाएगी, ये वाली चीज बढ़ जाएगी, सही है। अगली चीज है एक्सरसाइजिंग टेस्ट। आप ट्रेडमिल पे पेशेंट को भगाएंगे और अगर उसको पेन होती है, क्लोर्डिनेशन आती है, तो मतलब हाँ। अगली चीज है वेस्कुलर इमेजिंग। आप उसकी नॉन इन्वेसिव भी इमेजिंग करवा सकते हैं और इन्वेसिव भी, जिसमें कोई ना कोई चीज इंसर्ट करेंगे, इन्वेसिव करेंगे। नॉन इसे में डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड कराएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, और सिटी एंजियोग्राफी करवा सकते हैं या MR एंजियोग्राफी। सिटी एंजियोग्राफी में इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद आप वो मशीन के अंदर दाखिल करते हैं और उसकी एक्सरे हाई रे से आप इमेजिंग करते हैं, ठीक है। इन्वेसिव में क्या करते हैं, कैथीटर बेस्ड, आप कैथीटर को इंसर्ट करते हैं, वो चल के आपको बताती है कि ग्लूइन कैसी है, जैसे सिटी एंजियोग्राफी नहीं करवाते हार्ट के लिए, सेम वैसे ही। मैनेजमेंट आप क्या करेंगे, सेकेंडरी प्रिवेंशन, इसमें आप करेंगे क्योंकि ये स्क्लेरोसिस है। अब जैसे स्क्लेरोसिस को हमने रोकना है, सही है, तो स्टैटिन देंगे ताकि ये कोलेस्ट्रॉल को ना आने दे, जो कोलेस्ट्रॉल लिपिड यहाँ पे हुआ है वही ना आए, ठीक है। अगली चीज है एंटी प्लेटलेट के थ्रोम्बस ना बने। स्मोकिंग उसकी छुड़वा देंगे, ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल करेंगे और डायबिटीज मेलाइटिस डायबिटीज उसकी कंट्रोल करवाएंगे। अगर तो वो पेशेंट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अच्छा आप ये पेशेंट आपके पास ये वाला प्रेजेंट कर गया है, तो आप सिम्टोमेटिकली कैसे उसको मैनेज करेंगे। सबसे पहले तो एक्सरसाइज प्रोग्राम, आप उसको एक्सरसाइज प्रोग्राम देंगे ऑलमोस्ट 2 वीक्स के लिए, ठीक है, डेली 30 से 45 मिनट के लिए। वो आप ये डिटेल इसकी छोड़ दें, सिंपल याद रखें कि एक्सरसाइज करवाएंगे। अगला है सिलोस्टाजोल फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 3 इनहिबिटर, एक एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी भी है इसकी और वेसोडाइलेटर एक्टिविटी भी है, इसको खोलेगी भी आर्टरीज को और साथ में प्लेटलेट एंटी प्लेटलेट भी है, ठीक है। अगली है लो डोज रिवारोक्सिबैन, ये हमारे पास ड्रग है, हम ये भी दे सकते हैं। सर्जिकल इसका क्या है कि अगर पेशेंट हाथ से निकल गया है, रीवेस्कुलराइजेशन फॉर परसिस्टेंट सिम्टम, अगर उसको बार बार सिम्टम आ जाए, आपने सारी ये दवाइयां चला के देख ली, सब कुछ कर लिया, फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो आप उसको सर्जिकल ट्रीट करेंगे। कैसे, आप यहाँ उसकी एंजियोप्लास्टी करेंगे, यहाँ उसको स्टंट डालेंगे, स्टंट डाल भी सकते हैं और नहीं भी, जिस तरह हार्ट की एंजियोग्राफी करते हैं ना कि यहाँ पे मैंने स्टंट डाला, यहाँ पे जैसे मैंने वो आ रही है, सपोज ये हमारे पास कैथीटर है ना, ऐसे आएगी, यहाँ तो ऐसे इसको खोल देगी, यहाँ पे चल के मैं स्टंट डाल दूंगा, एक वो बैलून सा इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। या दूसरा है ऑटोजीनस और सिंथेटिक बाईपास ग्राफ्ट, मैं बाईपास कर दूंगा, अगर ये आर्टरी मेरे पास अक्लूड हो चुकी है यहाँ से, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से एक और बाईपास कर दूंगा, ग्राफ्ट लगा दूंगा, ठीक है। अगली है कॉम्प्लिकेशन, अगर मैंने इसका ट्रीट ना किया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। सबसे पहले है लेरिश सिंड्रोम, ये है क्या, इसका दूसरा नाम है एओर्टो इलियक अक्लूजन। एओर्टा और इलियक जहां पे मिलते हैं वहां पे उसकी एक्लूजन हो जाती है, यानी प्रोक्सिमल पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज है, ठीक है, थाई पे। तो इसमें क्या होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा इंटरनल इलियक आर्टरी को और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी को। इसका ट्राइएड शो होगा, सिम्टम क्या होंगी, सबसे पहले होगा क्लॉडिकेशन, किसकी हो सकती है, या बाइलेटरल हिप प्लस थाई क्लॉडिकेशन,
इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी का ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो क्या होगा, बाईलेटरल दोनों साइडों पे हिप या थाई की क्लॉडिकेशन हो जाएगी। पेशेंट कहेगा कि मुझे यहाँ पे पेन हो रही है इस रीजन में। यहाँ क्या हो सकता है, बटक क्लॉडिकेशन, बटक पे क्लॉडिकेशन हो जाएगी। जो इंटरनल इलियक आर्टरी है, स्पेसिफिकली उसकी जो ब्रांच है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, जब ये बंद हो जाएगी तो इसका ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और बटक में पेन होगी। दूसरा है ट्रायड में फेमरल पल्सेस कम हो जाएंगी, डिमिनिश हो जाएंगी या बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। अगला है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। क्यों? क्योंकि इंटरनल इलियक आर्टरी की जो ब्रांच है पिडोन्टल आर्टरी, जब उसको ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो पीनस की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी और पीनस इरेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई कम हो चुकी है। ठीक है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन है लिम्ब लॉस। जब आर्टरी बिल्कुल ब्लॉक हो गई है तो अगला टिश्यू डेड हो जाएगा, गैंग्रीनस हो जाएगा और हमारे पास लिम्ब लॉस हो जाएगा। हमें एम्प्यूटेशन करनी पड़ेगी, उसका वो चीज उतारनी काटनी पड़ेगी। अब एम्प्यूटेशन कहाँ से कर सकते हैं, जहां से आर्टरी ब्लॉक हुई है उसके अगला जो गैंग्रीनस पार्ट है वहां से। आप इंडिविजुअल टो को भी एम्प्यूटेट कर सकते हैं, ट्रांस मेटाटार्सल एम्प्यूटेशन, बिलो नी एम्प्यूटेशन या अबव नी एम्प्यूटेशन।